नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ज्वालामुखी जो एसएसटी की अगली कड़ी है उसको मैं आपको पढ़ाऊंगी। पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था पृथ्वी के आंतरिक बल, जिसमें मैंने आपको दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल के बारे में पढ़ाया था। तभी मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी जो आज का हमारा टॉपिक है वो आकस्मिक बल के कारण संपन्न होने वाली एक क्रिया है। तो आज मैं आपको ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाऊंगी। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं और ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या हैं, और इससे बनने वाली भू आकृतियां, जो इससे कुछ अन्य बातें हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ज्वालामुखी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ज्वालामुखी कहते किसे भी। जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा को जानना बहुत जरूरी है, जिसके अंतर्गत हम ये समझते हैं कि ये कहते किसे हैं। देखिए, अगर आप हिंदी से देखें, इंग्लिश में इसे कहते हैं वोल्केनो और हिंदी में कहते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी यानी ज्वाला का अर्थ आग और मुखी का अर्थ होता है मुख, जिसके मुख से आग निकलती हो। वो आग किसके मुख से निकलेगी? ऐसा तो है नहीं कि हम जमीन पर खड़े हैं अचानक इसके मुंह से आग निकलने लगेगी। आग निकलने का कार्य पहाड़ों पर जो कमजोर हिस्सा होता है वहां पर ज्वालामुखी क्रिया फटती है, मतलब ज्वालामुखी क्रिया होती है, वहीं से आग निकलती है। यानी कि पहाड़ों का ऐसा हिस्सा जो कमजोर है। ज्वालामुखी कभी मैदानी क्षेत्रों में नहीं फटते, ये हमेशा पहाड़ों पर फटते हैं। क्यों फटते हैं? क्योंकि पहाड़ जो होते हैं वो मोड़दार उससे बने होते हैं, और जिस चीज़ में मोड़ होगा वो अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगी। आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी पन्ने को या किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को मोड़ कर देखें तो बीच में जो मोड़ पड़ता है वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब उसी पर अगर हमें अन्य कारण मिले, वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान हो जाए या कोई अन्य कारण हो, उस वजह से वो चीज़ वहाँ से टूट जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही पहाड़ों पर होता है कि ज्वालामुखी ऐसी जगह पर फटता है जहाँ पर भूमि कमजोर होती है। और भूमि कमजोर कहाँ होगी? पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर मोड़दार पर्वत बनते हैं या कोई और तरीके के पर्वत बनते हैं, जहाँ पर भूमि कमजोर होती है, वहाँ पर जो है आपके ज्वालामुखी फटते हैं। तो वैसे पर्वत जिनके मुख से आग निकली, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी जिस ऐसे पर्वत जिनके मुख से आग निकली, उन पर्वतों को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में। अब इसका नाम इंग्लिश में वोल्केनो क्यों पड़ा? क्योंकि यूनान काल में बुलैनो नाम का एक ज्वालामुखी था, जिसके मुख को जो है पाताल का मार्ग कहा जाता था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में। बुलैनो नाम का एक ज्वालामुखी था जिसके मुख को पाताल का मार्ग कहते थे। और ज्वालामुखी जो उद्गार की प्रक्रिया होती है वो भूमि के नीचे से ही तो होती है। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से कुछ फटा और निकल पड़ा। जमीन जब फटती है तो जमीन के अंदर का जितना भी पदार्थ होता है वो फटकर ऊपर आता है, और जब ऊपर आ जाता है तो उसी को हम ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के कारण, क्योंकि उसका नाम बुलैनो था, तो इसका नाम वोल्केनो रख दिया गया। ठीक है, तो इसे हमने बताया कि हिंदी में ज्वालामुखी किसे कहते हैं और इंग्लिश में इसे वोल्केनो क्यों कहते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हमें आगे क्या पढ़ना है कि ज्वालामुखी जो है उद्गार के कारण क्या होते हैं। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार का सबसे बड़ा कारण, देखिए आप बच्चे जो हैं इस चीज़ को ध्यान से समझें। मैं आपको बहुत ब्रॉड स्तर में नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि इतना ब्रॉड अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको आपके स्तर से समझाना चाहती हूँ। तो आप समझिए, देखिए, जब कोई हिस्सा, मैंने अभी आपको बताया, कहीं किसी जमीन का हिस्सा कोई कमजोर है, ठीक है, और वहाँ पर कोई ऐसा कारण हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा जमीन के नीचे बहुत ज़्यादा तापमान है, वहाँ असंतुलन की अवस्था उत्पन्न। असंतुलन कैसे? जैसे मान लीजिए ऊपर का हिस्सा ठोस है और जमीन के बहुत नीचे गहराई पर तो सारा पदार्थ गर्म होने के कारण तरल अवस्था में, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है। तो जब वो ऊपर का दबाव कम हो जाए या बढ़ जाए और नीचे का दबाव आपस में असंतुलन हो जाए, तब वहाँ की वो जमीन फट जाती है और उसके अंदर का जो भी तरल पदार्थ है वो बाहर आ जाता है। तो एक तो हो गई है असंतुलन की अवस्था, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? तापमान में वृद्धि। जब जमीन के अंदर तापमान, देखिए जमीन के अंदर तापमान ऑलरेडी बहुत है, आप सबको पता है कि जमीन के अंदर जितने पदार्थ हैं वो बहुत ज़्यादा पिघले हुए अवस्था में। जब उस तापमान में वृद्धि और ज़्यादा हो जाती है तब भी वो हिस्सा फटकर उद्गार बाहर आ जाता है। ठीक, अब क्या होता है, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, मतलब जब पहाड़ होते हैं वहाँ मान लीजिए बारिश हुई और बीच बीच में दरारें होती हैं पहाड़ों में, जमीन में जगह जगह बीच बीच में दरारें होती हैं। मैंने आपको बताया कि पहाड़ों का हिस्सा कमजोर होता है। उन दरारों के माध्यम से जब मान लीजिए पानी बरसा और बूंद बूंद कर पानी धीरे धीरे नीचे पहुँचा, नीचे पहुँचेगा तो नीचे गर्मी है, वो वाष्प में परिवर्तित होगा और वाष्प जो है वो बाहर आने की कोशिश करेगी, और जमीन के अंदर अन्य गैसें और हैं, बहुत सी गैसें हैं, उनके साथ क्रिया होगी
और वो क्रिया होकर जमीन का जो कमजोर हिस्सा होगा वो भाप जो है जमीन से बाहर आने की कोशिश करेगी और उस हिस्से को तोड़ देगी। जमीन का जो हिस्सा है कमजोर है उस हिस्से को तोड़कर वो भाप बाहर निकलेगी और उस भाप के साथ जमीन के अंदर का सारा पदार्थ जो कि पिघली अवस्था में है निकलकर बाहर आएगा। तो इस क्रिया से को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार। तो मैं अब आपको समझाती हूँ कि ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया कैसे होती। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक मैंने ज्वालामुखी पर्वत बनाया, ठीक, इस तरीके से मैंने ये एक ज्वालामुखी पर्वत बनाया, ठीक, ये आपका धरातल है, इसके ऊपर एक पर्वत बना हुआ है। अब इसमें ये सारा पदार्थ तरल अवस्था में भरा हुआ है। मैंने आपको बताया उद्गार के कई कारण मैंने आपको बताया, तो उनमें से कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं से पानी यानी वर्षा जो भी हुआ वो धीरे धीरे रिस कर इस जगह तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंचा। अब क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है, तापमान बहुत है, तो पानी क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। जब पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, अब ये वाष्प तो रहेगी नहीं अंदर, अंदर और भी गैसें हैं वो भी बाहर आने का मार्ग ढूंढेंगी, कैसे बाहर आए। तो ये क्या करेंगी, ये ऐसा हिस्सा ढूंढेंगी जमीन का जो आपका कमजोर हिस्सा होगा, ठीक, जो आपका कमजोर हिस्सा होगा उसको ढूंढेंगी। अब इन्होंने ढूंढा कि जमीन कौन सा हिस्सा कमजोर है, जो इन्हें मिला वहां इन्होंने धक्का लगाने की कोशिश, नीचे से धक्का लगाया और धक्का लगाते लगाते कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो हिस्सा फट गया और यहाँ से इस सारा पदार्थ जो ये पड़ा था इस नली के माध्यम से निकल कर ये यहाँ ऊपर जमीन के सतह के ऊपर आ गया, ठीक, यहाँ पर आ गया। ये जो अब क्या हुआ, अब ये जो पदार्थ जब ये अंदर भरा रहता है ये पदार्थ, तब हम इसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा। जब धरातल के अंदर, भीतर मतलब आप समझ रहे हैं, भीतर का मतलब जिस सतह पर खड़े उसके नीचे धरातल के अंदर जो पदार्थ भरा हो वो सब तरल अवस्था में, उसको हम कहते हैं मैग्मा। उसमें आप उसको में लावा, बाष्प, गैस ये सब मिक्स होती, तब इसको कहते हैं हम लोग मैग्मा। और जब ये मैग्मा आपका ऊपर आ जाता है, ये हमने बना दी है निकास नली, इसको हमने क्या कहा, ये निकास नली, एक सक्रिय नली बन जाती है पहाड़ों में, इसको हम कहते हैं निकास नली। क्या कहते हैं, निकास नली, ठीक है। इस निकास नली के माध्यम से ये पदार्थ धीरे धीरे कर ऊपर आते हैं और ऊपर आकर इनमें जो क्योंकि गैस है वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि निकल जाए, पसर जाएगी जमीन पर या फैल जाएगी, वो तो आपकी उड़ जाएगी, जल वाष्प और गैस ये उड़कर राख सब ऊपर चली जाती। सिर्फ तरल पदार्थ जो है, जो आपका ठोस पदार्थ जो पिघला हुआ होता है वो जो है पिघल कर जमीन पर आ जाता है और बहने लगता है, तब इसको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है, तो आप आसानी से बता देंगे कि जमीन के अंदर जो पदार्थ जिसमें जलवाष्प मिश्रित होती है, गैसें मिश्रित होती हैं, धूल मिट्टी मिश्रित होती है, उसको क्या कहते हैं, मैग्मा। लेकिन जब ये पदार्थ ऊपर आ जाता है, बहने लगता है, इसमें से गैस, जलवाष्प ये सब निकल जाती हैं, तब ये कहलाता है लावा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लावा किसे कहते हैं और मैग्मा किसे कहते हैं। अच्छा, जब ये पदार्थ निकलकर यहाँ पर आते हैं, तब इस तरल ये ठोस जगह पर जब इन पहाड़ की, तब यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र बन जाता है। इस छिद्र को हम कहते हैं वीबर, ठीक है। क्या कहते हैं, वीबर। इस छिद्र को वीबर कहते हैं। जब ये थोड़ा सा बड़ा रूप ले लेता है तब इसे हम लोग कैंड्रा कहते हैं। इसी के माध्यम से ये सब पदार्थ बाहर आते हैं। समझ में आया बात? इतनी बात आप लोगों को आराम से समझ में आ गई होगी, मैंने आपको क्या समझाया, ठीक है। अब आपको इसके आगे मैं समझाऊंगी, मैं उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आया। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह गया तो अगले एपिसोड में या अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी। अपने कंफ्यूजन आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं ज़रूर दूर करने का आपको प्रयास करूंगी। अच्छा, इसके आगे हम समझेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ते हैं। तो ज्वालामुखी के प्रकार में प्रथम प्रकार के ज्वालामुखी को कहते हैं आपका जागृत, सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्टिव वोल्केनो, हिंदी में जागृत ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक। इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे। जागृत का मतलब जगा हुआ, सक्रिय का मतलब जो हमेशा सक्रिय, मतलब हर जैसे कोई व्यक्ति होता है हर काम करने में तत्पर रहता है कि हाँ ऐसा काम हम कर लेंगे, हर समय तत्पर है, तो उसको क्या कहेंगे, बहुत एक्टिव है, ये व्यक्ति बहुत एक्टिव है। ऐसे ज्वालामुखी में जिस ज्वालामुखी का उद्गार हर समय होता ही रहता हो, कभी बंद नहीं रह होता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, उसको हम लोग कहेंगे सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ऐसा ज्वालामुखी जिसका उद्गार कभी बंद ना हो, ठीक। ऐसा ज्वालामुखी जिसका उद्गार कभी बंद ना हो, हमेशा उसका उद्गार
होता ही रहे इस तरीके से। आज भी जिसमें उद्गार हो रहा हो, कई समय पहले वो फटा हो तब भी उसमें उद्गार हो रहा हो, ऐसा ज्वालामुखी कहलाता है आपका जागृत ज्वालामुखी। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और इसके उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हवाईयन द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसे कहते हैं मोना लोआ। ठीक, क्या कहते हैं? मोना लोआ ज्वालामुखी हवाईयन द्वीप पर है। वो इस सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो आज भी सक्रिय है। इसका मतलब आप मेरे हिसाब से पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है। और आपका मोनार्की भूमध्य सागर का एक ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है और मोना लोआ ज्वालामुखी है। किसके उदाहरण है? जागृत ज्वालामुखी के। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद आपको हम बताते हैं डोर्मेंट या सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त का मतलब क्या होता है? सुसुप्त। इसके नाम से आप समझने की कोशिश, मैं हर कहती हूँ, हर समय मैं ये बात कहती हूँ कि किसी भी चीज के पहले नाम से समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चीज है। सुसुप्त मतलब अभी वो व्यक्ति को, मतलब सॉरी, अभी वो पर्वत या ज्वालामुखी सोया हुआ है, लेकिन आप नहीं बता सकते वो कब जग जाएगा। हो सकता है वो अभी जग जाए, हो सकता है वो कई सालों तक सोया रहे, नहीं जगे। ऐसा ज्वालामुखी जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है कि वो किस समय उठ जाएगा, उठकर उसका उद्गार होने लगेगा। इस समय वो शांत है। ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई ज्वालामुखी है, इस तरीके से ये ज्वालामुखी बना हुआ है, ज्वालामुखी पर्वत बना हुआ। आज ये शांत है। पता चले आप कल न्यूज में देखें कि वहाँ ज्वालामुखी फट गया, ये शांत था बहुत समय से और ये ज्वालामुखी फट गया। ठीक, जब ये ज्वालामुखी फट गया तो ये कैसा ज्वालामुखी हुआ? सुसुप्त। पता चले इसमें महीने 2 महीने उद्गार हुआ, फिर शांत हो गया सालों के लिए, फिर इसमें उद्गार होने लगा। तो ऐसा ज्वालामुखी जो अभी सोया हुआ है लेकिन वो किसी भी समय जागृत हो सकता है, उठकर उसमें उद्गार की क्रिया संपन्न हो सकती है, ऐसे ज्वालामुखी को हम कहते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। इसके उदाहरण क्या है? जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, आप लोगों ने सुना होगा। इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरे नंबर का ज्वालामुखी आता है आपका एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। ठीक, शांत का मतलब से तो आप समझ ही रहे होंगे शांत का मतलब क्या है। शांत का मतलब जो शांत, जिसमें उद्गार कई समय पहले हुआ था वो शांत हो चुका है, अब उसमें उद्गार कभी नहीं होगा। ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी। और ये शांत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो इनका मुंह होता है, इन ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, इन पर झील बन जाती है। ठीक, इनका मुंह जो है उद्गार की क्रिया से बंद हो गया और उसके मुंह पर इस तरीके से झील का निर्माण हो गया। ये मान लीजिए झील बन गई, ये इस तरीके से ये पर्वत बन गया, इसके ऊपर ये झील बन गई। तो अब ये झील बन गई, अब ये तो बंद हो गया मुंह। अब जब मुंह बंद हो गया तो ज्वालामुखी उद्गार कहाँ से होगा? तो ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी कहलाता है? शांत ज्वालामुखी। समझ में आया? जो शांत हो चुका, जिसमें उद्गार की क्रिया कभी संपन्न नहीं होगी। तो आपको समझ में आया शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या है, कैसे ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया संपन्न होती है। तो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण आप पूछेंगे तो देखिए, म्यांमार द्वीप का जो पोपा ज्वालामुखी है, ठीक है, उसको हम शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में रखते हैं। कई उदाहरण है, आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आया तो अगले लेक्चर में मैं आपको इसी के बारे में और बताऊंगी। आप अपने कंफ्यूजन अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।